हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थोड़ा सा गला खराब है मेरा। तो अभी मेडिकल ऑफिसर्स की जो जॉब आई है, 200 पोस्ट आई है, तो उनके साथ एक वर्ड लिखा गया है ब्रैकेट में, ट्रेनी। तो अब ये क्या इसका मतलब है, इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक निकाली है, कार्मिक विभाग जो होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भी बोला जाता है इसको। तो वहाँ से कार्मिक विभाग से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा गया है कि जो भी अब रिक्रूटमेंट्स होंगी, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स होंगी हिमाचल प्रदेश में, तो उन सारी रिक्रूटमेंट्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोला जाएगा, बल्कि ट्रेनी बोला जाएगा पहले 2 सालों के लिए। राइट। तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए जॉब ट्रेनी नाम दिया गया है। एंड इवन मेडिकल ऑफिसर्स जो कि आपके एमबीबीएस वाले आ रहे हैं, हमारे 200 पोस्ट, उनको भी जॉब ट्रेनी कहा जाएगा। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद मेडिकल ऑफिसर्स या वेटरनरी ऑफिसर्स, जो कि उन्होंने कईयों ने कमेंट भी करा है, इनके लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है चेंज हो जाए। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट HPPSC पे जो इंटरव्यू कॉल लेटर्स गए हैं, तो उसमें वर्ड मेंशन्ड है ट्रेनी। और मैंने इससे रिलेटेड एक कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक पोस्ट डाली हुई है विद इमेज, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। इससे जो कैटेगरीज जो जिन पे नहीं अप्लाई हो रहा है, वो है HS एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, जो क्लास 1, जिसके थ्रू आप तहसीलदार, SDM, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स ये लगते हैं। सेकंड जो है वो है सिविल जजेस की पोस्ट, उस पे नहीं है। थर्ड जो है आपका जो नायब NT की पोस्टें हैं, कुछ एलाइड पोस्टों पे भी अभी थोड़ा सा संशय जैसा बना हुआ है। एंड इसके अलावा जो AP है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट है, उसके ऊपर ये वैलिड नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी चाहे डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो डिपार्टमेंट आपका आयुष का है, चाहे वो मेडिकल का है, तो जो लाइक हमारे जो PG स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगी जो आफ्टर PG स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो होते हैं, वो इस उसमें नहीं आते हैं, अगर वो उनकी रिक्रूटमेंट एज AP होगी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी। अब आ जाते हैं बेसिकली क्या चल रहा है जॉब्स का, क्योंकि पहले जो रिक्रूटमेंट्स होती थी वो होती थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कई बच्चों को, जो आजकल के बच्चे, नहीं पता होगा आपको, पहले रिक्रूटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे होती थी, पहले थी 9 साल की। 9 साल बाद बंदा रेगुलर होता था, उसके बाद ये ड्यूरेशन 8 इयर्स की हो गई। 8 इयर्स पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ता था, फिर आप जाके रेगुलर होते थे। फिर ये टाइम पीरियड 6 इयर्स का हुआ। तो जब हम सर्विस में आए थे तो ये 6 इयर्स का था। उसके बाद 5 इयर्स का हुआ, 5 के बाद 3 इयर्स का हुआ, उसके बाद 2 इयर्स का हुआ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल था कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज देखिए, 8-9 साल से साल सर्विस करना कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद फिर रेगुलर होते थे। तो अभी 2 सालों बाद सीधे आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर हो रहे थे। तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक एंड टाइम की, किसकी रिक्रूटमेंट कब हुई है। ठीक है। तो इसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी कई लोगों को बहुत हुआ है, कई लोगों को लॉस में रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे टाइम पे तो इतना था, अब इतना है। तो ये सारी एक मैटर ऑफ टाइम की बात है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये अब ट्रेनी वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी मच रहा है इसको लेके। बहुत सारा यूथ सड़कों पे भी आया है, जो कि प्रदर्शन भी कर रहे हैं स्कीम के खिलाफ भी। बट बेसिकली है क्या, ज़्यादातर शर्तें जो हैं इसमें, ज़्यादातर शर्तें सेम है। बस एक ही इसमें कैच है कि आपको 2 इयर्स के बाद दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपको रेगुलर किया जाएगा। राइट। पहले क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जस्ट बाद रेगुलर हो गए। ठीक है ना। अब जो एग्ज़ाम कौन सा देना है, बिकॉज लोगों में क्यों इतना रोष आ रहा है, बिकॉज एक तो इतनी मुश्किल से पहले, जैसे अब मेडिकल ऑफिसर के टेस्ट की ही बात करूँ, मेडिकल ऑफिसर का टेस्ट पहले स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर वो लोग आए हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि अब रेगुलर होने के लिए हमें एक और टेस्ट दें। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा है डिपार्टमेंटल टेस्ट, विभागीय परीक्षा, जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स में खबर आई है कि जो इसको पास करेगा वो रेगुलर हो जाएगा। एंड पास परसेंटेज नॉर्मली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की 50% रहती है, बट इसमें लिखा गया है कि 35% भी किसी बंदे के नंबर आते हैं विभागीय परीक्षा में, तो वो पास माना जाएगा। राइट। एंड विभागीय डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के ऊपर एक अलग से पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है मैंने अपने चैनल पे,
जहाँ मैंने बताया कि जब मैंने ये परीक्षा पास करी थी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया था, तो मैंने उसमें 80 मार्क्स लाए थे 100 में से, जो कि डिस्टिंक्शन थी। एंड 50% पासिंग मार्क्स रहते हैं, तो कुछ बच्चों के ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगी तो ज़्यादातर लोग 50 से मतलब 70 के बीच में ही रहते हैं। 70 से ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जिनका स्कोर जाता है। तो अगर मैंने ये परीक्षा 37 ईयर्स में पास करी थी, तो अगर मैं ये कर सकती हूँ, आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशल थिंग इज़, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप लोगों को बुक्स अलाउड होती हैं, बट इसका एक तरीका होता है तैयारी करने का। क्योंकि कोई भी आप नई किताबें लेके चले जाओगे और आप सोचोगे कि वहाँ कोई क्वेश्चन आ गया, आप देख के उसको क्लियर कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। थोड़ी सी तैयारी के साथ जाना होता है, बट ये हो जाता है। अब जो ट्रेनी वर्ड है, इसमें क्या आपको देखिए, जो मैक्सिमम कंडीशंस हैं दे आर सेम एज कंट्रैक्चुअल। जो हमारे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो 2 साल रहते थे, मैक्सिमम शर्तें सेम है। ये क्यों इस वर्ड को चेंज कर दिया गया? बिकॉज क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जब एम्प्लॉय रेगुलर हो जाता है, तो रेगुलर के बाद वो बोलता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सर्विस को काउंट किया जाए रेगुलर वाले बेनिफिट्स देने के लिए। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये एम्प्लॉयज़ कोर्ट में चले जाते हैं या कुछ चले जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और वहाँ पे लिखा भी गया है, जो नई नोटिफिकेशंस आई हैं, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये लोग रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे एफिडेविट हम लोग साइन करते थे जब भी हम गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होती थी। हमें उस टाइम क्या रहता था, सिर्फ 12 CL मिलेगी, ठीक है, कैजुअल लीव्स हर महीने में एक, ठीक है। 1 महीने की जब हम सर्विस पुट इन करते हैं तो हमें एक कैजुअल लीव मिलती है, तो इसमें भी सेम है, ठीक है। तो आपकी जो स्पेशल लीव्स हैं, स्पेशल लीव्स हमें थी 10, ठीक है, इनको कई लोग मेडिकल लीव भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में हमें थी 10 विथ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्चुअल लीव इंक्रीज टू 20, बट सॉरी, ये जो स्पेशल लीव्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अब क्या था इनका, वो क्या है कि ये होती चाहे ये 10 है, लेकिन जब आप इसकी एक लीव काटोगे, एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे, तो वो 2 कटेंगी, ठीक है। तो बेसिकली दे आर 10 इन नंबर, बट अगर हम फिगर्स में बात करें तो 5 हैं, क्योंकि डबल कटती हैं, ठीक है। तो अभी जो ट्रेनी वो आ रहा है, इसमें भी ये मेंशन्ड है, स्पेशल लीव्स आपकी 5 या 10 होंगी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा जब भी आप ज्वाइन करेंगे सर्विस, क्योंकि अभी रूल्स ना फ्रेमिंग वाले जोन में चल रहे हैं। एंड इसके बाद क्या था एक, कि आपको जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट में भी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, बट हुआ होगा, कुछ केसेस आए होंगे कि जहाँ पे सरकार ने इसीलिए सोचा कि ट्रेनी वर्ड से इसको, और बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, यूथ को भी क्लैरिटी नहीं है। एंड इसके अलावा जो कंडीशंस हैं, इसमें कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट वाले कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो रखे जाते थे उनके वाली, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि जिसमें, हाँ बस ये है कि दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एक वो है कि कंट्रैक्चुअल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट होता था, आप डायरेक्ट रेगुलर एम्प्लॉयज़ लग जाते थे। लेट्स सी अभी क्या होता है इसमें, गवर्नमेंट अभी इसके बारे में सोच रही है, विचाराधीन है गवर्नमेंट के, ये क्या नोटिफिकेशन आती है नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया, अभी फ़िलहाल के लिए जो है उसमें यही है। पहले लिख रहे थे कि टेस्ट होगा, अब टेस्ट कौन सी एजेंसी लेगी पहले क्लियर नहीं था। एंड नाउ उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि हाँ भाई, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को सोच रहे हैं। अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करने को होता है तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इशू होगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करने का एक और बेनिफिट हो जाता है बाकी सब महकमे वालों को भी, कि टाइम बाउंड जो प्रमोशंस रहती थी, तो उसके लिए अच्छा रहता था ये, ठीक है। हमारे खैर एमओ डेंटल की तो कोई प्रमोशन रहती नहीं है, बट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एक्चुअली जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसका इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फ्यूचर में। बिकॉज जब आप बीएमओ बनेंगे, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ बंदा सोचता है कि यार हम एग्ज़ाम दें या ना दें। जैसे मेरे हस्बैंड एमओ हैं, वो ये एग्ज़ाम देते ही नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, ठीक है। तो जब आप ऑलरेडी क्लियर होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बीएमओ के लिए, ठीक है। एंड मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, तो इट्स ऑल पर्सनल चॉइस है ना। तो थोड़ी सी चॉइस रहती थी, बट ये है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो मतलब आप सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे और आप कभी ना कभी बीएमओ बनेंगे। बीएमओ के बाद फिर सीएमओ, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे ये पे कमीशंस वगैरह आए हैं, तो जो 7th पे कमीशन आया था, उसमें क्या हुआ था, हमारा जो एनपीए था,
पहले 25% रहता था, वो 25% से 20% ला दिया गया था। रीज़न बीइंग, उन्होंने रीज़न कोट करा था कि जो 25% उनको लगता था कि डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब जिसने भी रिकमेंडेशन वो बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग कम हो गया था। एंड दैट्स व्हाई आई कीप क्रिएटिंग अवेयरनेस वीडियोस, ताकि आप लोगों को पॉसिबिलिटीज़ पता हो। अभी वाला जो एग्ज़ाम है देखिए, 200 पोस्ट के लिए अभी 483 के लगभग बच्चा स्क्रीन हुआ है जो कि इंटरव्यूज़ में अपेयर होगा, ठीक है। अब जो कितने कैंडिडेट्स ने दिया था वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अबाउट दैट कितनों ने दिया था। बट आई जस्ट वांट टू कन्वे कि यह सैचुरेशन धीरे धीरे आ रही है, बिकॉज एक टाइम था कि जैसे ही एमबीबीएस बच्चा कोई निकलता था कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद उसको जॉब मिल जाती थी। एक दो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन भी किया हुआ है कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या ऐसा होता है कि एमबीबीएस से जैसे ही करके निकलो हमें कॉलेज जॉब दे देता है? तो बेटा उस जॉब को बोलते हैं हाउस जॉब। तो ये यस, जब आप किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको वो कॉलेज एक अपॉर्चुनिटी देता है हाउस जॉब करने की। बट ये टाइम बाउंड रहती है, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक आप वहाँ सर्व कर सकते हो। सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी इसमें कुछ सेंटर के कॉलेजेस हैं जहाँ पे 1 लाख प्लस है, लेकिन जो आपके स्टेट्स के कॉलेजेस हैं वहाँ पे वेरी कर सकती है, फ्रॉम 50,000 टू 80,000 कहीं पे भी रह सकती है, ठीक है। वापस आ जाते हैं ट्रेनी में। तो इसमें जो पे लेवल बैंड है, जो इसमें एंट्री का है, तो उसमें आपकी सैलरी अराउंड हिमाचल में ट्रेनी पीरियड में कितनी रहेगी सैलरी, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज डाली हुई हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो आप इन हैंड सैलरी की ही बात करूँगी मैं, तो 56,000 से शुरू है, उस पर आपका डीए लगेगा, डीए के ऊपर थोड़ा सा आपका एनपीए लगेगा, एंड सभी अलाउंसेस को मिलाते हुए तो जो रेगुलर होने के बाद जो सैलरी बनती है वो तो बनती है, देखो बेटा, आपका 90,000 प्लस, ठीक है। लेकिन जो कंट्रैक्चुअल सैलरी है वो दैट इज 60% ऑफ जो हमारा पे बैंड है, ठीक है। 60%, तो वो अराउंड आ जाती है आपके 40,000। लेकिन इसमें आपका एरिया इंसेंटिव होता है हिमाचल में, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप अर्बन एरिया में जाते हैं तो वहाँ 10,000 इंसेंटिव पर मंथ मिलेगा। अगर आप सेमी अर्बन में जाते हैं वहाँ 20,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। इसकी एक अलग से नोटिफिकेशन है, जिस भी एरिया में आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको इंटीमेशन दी जाएगी। इसके अलग से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें आई डोंट वांट टू गो, बट देर आर मैनी रीजंस कि हाँ यार क्यों लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में आना। एंड मैनी रीजंस इसलिए भी हैं, इसके ऑपोजिट भी हैं कि क्यों कई लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक डिबेट का इशू है, इस पर कोशिश करेंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हुई होंगी इस वीडियो के थ्रू। एंड बाकी कोई और क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।